Hi everybody, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So, CUET 2023 की जमकर तैयारी शुरू हो चुकी है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो कि लैंग्वेज का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है, वो बहुत परेशान कर रहा है। आज के इस वीडियो के अंदर बस उसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं आ गई हूं, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर गुड इन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इन जस्ट 30 डेज। अगर आपके पास 30 दिन हैं तो 30 दिन के अंदर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को कैसे फोड़ सकते हो। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें ये जान लेना चाहिए कि हम किस से टक्कर ले रहे हैं। देखिए यार, किसी भी पैटर्न जो है किसी भी पेपर का पैटर्न जो CUET के पैटर्न से मिलता होगा, उससे मिलता जुलता एंट्रेंस एग्जाम या कंपेटिटिव एग्जाम होगा, उसके अंदर लैंग्वेज के क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से सेट होते हैं। बड़े क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के, दैट मीन्स ढेर सारे क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के। आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डेडिकेटेड वोकैब के, और कुछ क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी और ग्रामर के देखने को मिलेंगे। खास करके अगर हम CUET की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चंस के अंदर ये इस तरीके से डिवाइडेड होता है। अगर हम लोग मॉक पेपर को देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर को निकाल कर देखते हैं, तो थोड़ा इससे ये अंदाजा बैठता है। अब मुझे पता चल गया है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 50 क्वेश्चंस में से बड़ा अच्छा खासा चंक इसका है। तो चलिए फिर देखते हैं कि आखिरकार हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को फोड़ेंगे कैसे। 3 स्टेप्स के अंदर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को फोड़ने की तैयारी शुरू करेंगे, और 3 स्टेप्स को 10-10 दिनों के अंदर बांट लेंगे। स्टेप नंबर 1 को 10 दिन के अंदर करेंगे, स्टेप नंबर 2 को 10 दिन के अंदर करेंगे, और स्टेप नंबर 3 को 10 दिन के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर 30 दिन के अंदर आप हो जाओगे एकदम फुल ऑन तैयार आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सेक्शन को फोड़ने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले 10 दिनों से, और स्टेप नंबर 1 से, जहां पर हम 4 चीजों का रखेंगे ख्याल। सबसे पहला हमें जानना होगा व्हाट इज कॉम्प्रहेंशन। दूसरा, हमें ये समझना पड़ेगा कि समराइज कैसे करते हैं। तीसरा, हमें सेंट्रल आइडिया के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी। एंड फाइनली हमें अपनी एक जर्नल बना के रखनी पड़ेगी जिसमें हमें नए वर्ड्स को खोजना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करते हैं तो आप गौर कीजिए वर्ड कॉम्प्रहेंशन पे। देखिए, एग्जामिनर कॉम्प्रहेंशन देते ही आपको इसके लिए ताकि वो आपकी ओवरऑल नॉलेज या कह सकते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक कर सकें। अब आप कॉम्प्रहेंशन को पहले समझिए। देखिए, कॉम्प्रहेंशन का मतलब ही होता है कि जब आपको कोई एक पीस दे दिया जाता है राइटिंग का, तो आप उस पीस को कैसे समझते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जो भी बातें उसमें लिखी हुई होती हैं क्या वो आपको समझ में आती है या नहीं, कि आप उसके ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य को समझते हैं या नहीं, क्योंकि उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वैसे आने वाले हैं जहां पर आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और वहां पे कुछ लिखा हुआ इंफॉर्मेशन होगा और नीचे बस उसी इंफॉर्मेशन को देकर और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप ऊपर से उसे मस्त कॉपी करके टिक कर दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके एनालिसिस को जज करते हैं। दैट मीन्स आपको एक्चुअली पैसेज को रीड करना पड़ता है। सो कॉम्प्रहेंशन अगर आपने समझ लिया है तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार मैं ये कॉम्प्रहेंशन को मास्टर कैसे करूं, मैं कैसे रीडिंग करूं जिससे मुझे एक्चुअली मेरा पैसेज अच्छे से समझ में आए। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये आपके CBSE या स्टेट बोर्ड के रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस से काफी डिफरेंट है। यहाँ पर आपको जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस की लेंथ मिलती है वो 300 से 350 वर्ड्स की मिलती है। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंट्रल आइडिया रिलेटेड होते हैं। दैट मीन्स आपको पैसेज को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ पर वो चीज ट्राई नहीं कर सकते जो शायद हम क्लास 12 के अंदर किया करते थे। अब मुझे अगर पैसेज पूरा रीड करना है तो मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि उसे मल्टीपल टाइम्स रीड कर सकूं। तो ऐसे में मैं पैसेज को इस तरीके से रीड करना चाहूंगी कि एक बार में ही मैं उसे समझ लूं। ऐसा करने के लिए मुझे दूसरी चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि यार जब मैं इस पैसेज को रीड करती हूं तो इस पैसेज के अंदर जो भी लिखा है मैं उसे समराइज कर सकती हूं या नहीं। अब मैम ये समराइज कैसे करते हैं, आप क्या बोल रहे हो? हमें ये तो समझ में आ गया कि कॉम्प्रहेंशन क्या होता है। समराइज एक्चुअली ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि बहुत सारे आलसी बच्चे कहेंगे ओए होए ये क्यों करना पड़ रहा है, पर ये आपको लिटरली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के गेम में बहुत आगे लेके जा सकता है। आप एक प्रो बन सकते हो। आई टेल यू हाउ। आप कोई भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज को उठा लीजिए और उसमें मान लीजिए 300 वर्ड्स आपको गिवन है, तो उस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज को सबसे पहले कर लीजिए रीड।
रीड करते वक्त समय का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अपने सबसे बढ़िया जज होते हैं। आप अपने रीडिंग स्पीड को बिल्कुल जज कीजिए, स्टॉप वॉच ऑन करके रीड कीजिए एंड देन उसे बंद कर दीजिए। आपको रियलाइज हो जाएगा कि 300 से 350 वर्ड्स आप कितने टाइम में रीड करते हैं। जैसे ही आपने इसे रीड कर लिया, रीड करते वक्त याद रखिएगा जोन आउट मत हो जाइएगा। ऐसे नहीं रीड करने के लिए रीड कर रहे हैं, समझने के लिए रीड कीजिएगा। अब जब आपने वो कर लिया है तो अब आप एक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए और वहां पर कोशिश कीजिए कि इसी 300 वर्ड्स के पैसेज को आप 100 वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर सके। दैट मीन्स आपका जो भी लेंथ है पैसेज का, उस पैसेज के 1/3 लेंथ में आप उस पैसेज को समझा सकें। जब मैं 1/3 लेंथ की बात करती हूं तो मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं। कौन सी फैक्ट्स को इंक्लूड करूं, नहीं करूं, कौन सी बातों को इंक्लूड करूं, नहीं करूं, ऐसे कैसे लिखूं कि ये सब कुछ सेंस मेक करने लगे। ऐसे में मेरा दिमाग अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इन सब के बीच में झूल रहा होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि यार ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज में क्या लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब था, ऑथर क्या कहना चाहता था, और मैं इसे ऐसे लिखने की कोशिश करूंगी कि ये एक्चुअली समरी लगे जैसे कि क्लास 12th में हमें मिलती थी, राइट। अब यहाँ पर एक कैच है, आप घबराइए मत, ये समरी कोई चेक नहीं करने वाला। तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पैसेज का समरी एकदम इंग्लिश के अंदर लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पर इसको रीड कर लिया तो इसके बाद में आप अपनी इंग्लिश या जिस भी भाषा के साथ आप फेमिलियर है उसी के अंदर उस समरी को लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप उस पैसेज को समझ पा रहे हैं या नहीं, उस पैसेज के इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ पा रहे हैं या नहीं, या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इंग्लिश में उसे समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये चीज पे फोकस करना है कि उस अपने दिमाग के अंदर उसे क्या कर लेना है, पैराफ्रेज कर लेना है 1/3 के अंदर, और उसे क्या करना है, आपको एक शीट ऑफ पेपर में लिखना है। ये 10 दिन की एक्टिविटी है, 10 दिन ऐसे ही करना है जैसे कि कोई दवाई लेते हो बिना छोड़े। इसके बाद में तीसरी चीज पे हम फोकस करेंगे जो कि है हमारा सेंट्रल आइडिया। यहीं तक पहुंचने के लिए हमने इतने पापड़ बेले हैं। पहले समझा है कॉम्प्रहेंशन क्या है, इसी वजह से जब रीड कर रहे हैं तो कॉम्प्रहेंशन दिमाग में लेकर रीड कर रहे हैं, टाइम का ख्याल रख रहे हैं, फिर उसके बाद में उसे समरी में डाल रहे हैं ताकि उस कॉम्प्रहेंशन को यूज करके समझा सके इनफैक्ट कि हम लोगों को रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज कितना समझ में आ गया है। अब हमें सेंट्रल आइडिया तक पहुंचना है। दैट मीन्स अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो 300 वर्ड्स का पैसेज है, इस 300 वर्ड्स के पैसेज को मैं ऑलरेडी 100 वर्ड्स के अंदर समराइज कर चुकी हूं। अब मुझे कोशिश करनी है कि मैं इसे 2 से 3 लाइंस के अंदर समराइज कर दूं। जब मैं 300 वर्ड्स को रीड करती हूं तो इंफॉर्मेशन दौड़ती हुई मेरे दिमाग के अंदर आती है। मैं यहां पर जूझ रही होती हूं अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन के बीच में। जब मैं उसे 100 वर्ड्स के अंदर डालने की कोशिश करती हूं तो मेरे दिमाग में सिलेक्शन चल रहा होता है, मुझे समझाना होता है जिसके लिए मेरा खुद का समझना जरूरी है। मैं खुद पैराफ्रेज करती हूं अपनी भाषा के अंदर तो मुझे कंफर्ट भी मिलता है, मैं और ज्यादा बेटर इन 300 वर्ड्स को समझती हूँ। अब जब मैं इन 300 वर्ड्स को इतना अच्छा समझ ही चुकी हूं कि मैंने 100 वर्ड्स में अपने शब्दों में लिख चुकी हूं, तो अब मुझे फोकस करना होता है उन 2 से 3 लाइंस पे जिनके अराउंड पूरा पैसेज रिवॉल्व हो रहा है। आपने देखा होगा पूरा का पूरा पैसेज जो है वो एक आइडिया, एक थीम होता है, एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अराउंड रिवॉल्व होता है। ऑथर जी जान लगाकर हर एक पॉइंट को बस उसी को जस्टिफाई करने पे तुल जाता है। दैट मीन्स हर एक फैक्ट जो मेंशन किया जाएगा, हर एक पॉइंट जो मेंशन किया जाएगा, वो घूम फिर के इन 2-3 लाइंस पर आएगा। तो आपने भी जब ये एक्टिविटी से 100 वर्ड्स तक आना है और इन 100 वर्ड से 2 से 3 लाइंस पे आना है, तो यही फोकस करना है कि आप उन 2 से 3 लाइंस को ढूंढ लीजिए जिनके अराउंड पूरा पैसेज रिवॉल्व करता है। आपने उसे लिख लेना है, ठीक है। तो अब अगले 10 दिनों के लिए आप जिस भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज को सॉल्व करने वाले हैं, पहले पैसेज को रीड करेंगे, समरी बनाएंगे, सेंट्रल आइडिया उसका लिखेंगे। इसके साथ साथ जब आप उस पैसेज को रीड कर रहे होंगे तो आपका सामना कुछ ऐसे शब्दों से होगा जो कि आप जानते भी नहीं हैं। आप अपनी कॉपी के अंदर उन शब्दों का मीनिंग खोज के लिखेंगे।
अब ये शब्दों का मीनिंग खोजने के लिए आपको गूगल नहीं करना है कि चलो अभी मैंने गूगल कर लिया, जल्दी से मीनिंग निकल कर आ गया। आपको उन शब्दों का मीनिंग सेंटेंसेस से ही निकालना है। दैट मीन्स अगर कोई एक शब्द आपको दे दिया गया है तो आप उसका मीनिंग उसके सेंटेंस के मीनिंग से निकालिए कि सेंटेंस के अंदर ये शब्द जहां लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो शब्दों का मीनिंग आप इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। ये एक्टिविटी आपके एग्जाम में भी काम आती है और इसके साथ साथ आप खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। डिक्शनरी मीनिंग की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, बट देन जब आप इस तरीके से अपना मीनिंग ड्रॉ करेंगे जो हो सकता है एकदम एग्जैक्टली डिक्शनरी मीनिंग से मैच ना करे, तो भी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, आप शायद उस वर्ड को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अपने जर्नल के अंदर आप चाहें तो आप डिवाइड कर सकते हैं अपने पेज को, जहां पर आपने एक तरफ अपना वर्ड लिख लिया है, एक तरफ आपने वो मीनिंग लिख लिया है जो आपने अपने खुद के बेसिस पे, आपके रीडिंग के बेसिस पे उसका मीनिंग जो आपने ड्रॉ किया था, और दूसरी तरफ आपने लिख लिया है उसका डिक्शनरी मीनिंग। जब आप ये जर्नल मेंटेन करेंगे इस 10 दिन के अंदर, अगर मान लीजिए आपने 10 पैसेज भी किए, लगभग मैं मान के चल रही हूं कि आपके 80 से 100 वर्ड्स ऐसे निकल कर आ चुके होंगे जिनका मतलब शायद आपको ना पता हो, जो थोड़े से अनयूजुअल हो, थोड़े डिफरेंट हो। आप सोचिए कि आप ऑलमोस्ट कितने बच्चों से कितने आगे ऑलरेडी इन 10 दिनों में पहुंच चुके हो, क्योंकि अब आपको पता है कॉम्प्रहेंशन क्या है, समराइज कैसे करते हैं, सेंट्रल आइडिया क्या है, और नए नए वर्ड्स को किस तरीके से उनके मीनिंग को खोजते हैं, कैसे उनके मीनिंग को खोज के ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ये 10 दिन की प्रैक्टिस जैसे ही आप कर लेते हो, आप जंग जीत चुके हो मेरे दोस्त, क्योंकि अब आप आ चुके हो हमारे स्टेप नंबर 2 में। अब हमारा जो स्टेप नंबर 2 है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्टेप है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। स्टेप नंबर 1 इसके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि उसे सब स्किप करते हैं, हर बच्चा उसे स्किप करता है। हर बच्चे को ऐसा लगता है ये सब मेरे को करने का जरूरत नहीं है, मैं सीधा प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा, और फिर हर बच्चा रोता है। फिर आपका सवाल आता है मैम 10 क्वेश्चन करता हूं तो 8 ही सही होते हैं, 7 ही सही होते हैं। इसी स्टेप नंबर 1 को स्किप मत करना मेरे दोस्त, तुम्हारे को 200 में से 200 आराम से मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अब जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के गेम में ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुके हो तो जो कुछ आप अभी 10 दिन के अंदर प्रैक्टिस करे हो वो आपको ऑलरेडी एक्टिव रीडर बना रहा है। आप समझते हो, आप समराइज करते हो, आप सेंट्रल आइडिया ढूंढते हो। आपको किसी के टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी थीम ढूंढने के लिए, टाइटल ढूंढने के लिए, कुछ भी ढूंढने के लिए, क्योंकि आप अपने खुद के टिप्स एंड ट्रिक्स उन 10 दिनों में बना चुके होंगे। तो अब बस क्या, अब ये जो आपने पिछले 10 दिनों में सीखा है इसका इस्तेमाल करना है प्रैक्टिस करने के लिए PYQs को डिफरेंट एग्जाम्स के। CUET एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसके लिए बहुत सारे पेपर जो इसके लगे थे पिछले साल 15 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक, वो सारे के सारे पेपर्स, वो सारे के सारे सेट्स नेचुरली हम लोगों के पास में नहीं होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में वो अवेलेबल नहीं होते हैं, बट हम जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे लेवल की तैयारी करके जाएंगे, ताकि जिस भी लेवल का पेपर आ रहा है, जो कि हमें अंदाजा लग जाता है जब हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, जिस भी लेवल का पेपर आए हम उससे 1 गुना ऊपर ही रहें। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हर एंट्रेंस एग्जाम और कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर आता है, हर उस एंट्रेंस एग्जाम और कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर आता है जहां पर लैंग्वेज एक मायना रखती है, या लैंग्वेज या कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंस रखता है। अब ऐसे में आपको बहुत सारे एग्जाम जैसे NDA, बैंक, न जाने कितने ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके पेपर ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगे। वहां पर जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें जरूर लगाइए, अपने आप को चैलेंज कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पिछले 10 दिन की मेहनत ऑलरेडी रंग लाने लगेगी। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, टोन आ रहे हैं तो टोन ट्राई कीजिए, टाइटल ट्राई कीजिए, थीम ट्राई कीजिए, अलग अलग क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, अलग अलग वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, हर नए वर्ड को अपने जर्नल के अंदर लिखिए। अब जब ये हो जाता है तो आप ऑलरेडी एक ऐसे लेवल की प्रेपरेशन कर चुके हो जहां से आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में कोई नहीं हरा सकता। तो अब हम आ जाएंगे हमारे दूसरी चीज में जो हम यहाँ करने वाले हैं स्टेप नंबर 2 में, वो है PYQs को प्रैक्टिस करना CUET के खुद के। CUET का मॉक पेपर ऑलरेडी आपको NTA की वेबसाइट पे मिल जाएगा। CUET के प्रीवियस ईयर
के क्वेश्चन जो है वो एनटीए की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, किताबों के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो लोगों ने इधर उधर से बच्चों से कलेक्ट किए हुए हैं। तो आप क्यों ना उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ट्राई करें, क्योंकि ये होंगे आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर। आपको पता चलेगा कि मैम ने मेरी तैयारी कहाँ तक की करवा दी है और मैं किस तरीके के क्वेश्चंस को ऑलरेडी टैकल कर पा रहा हूं और काफी आसानी से टैकल कर पा रहा हूं। ये स्टेप नंबर 2 को आपको 10 दिनों के लिए करना है। जितने मर्जी आप इसके अंदर क्वेश्चन लगाइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हर दिन अगर आप 1 घंटा भी देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो 1 घंटे के अंदर आप जितने क्वेश्चन यहाँ पे लगा सकते हैं आप उतने क्वेश्चन यहाँ पर लगाइए। टाइम अपने आप को करना मत भूलिएगा और हर दिन अपने से लड़ना मत भूलिएगा। अगर कभी आपको एक क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लग रहा है तो हर दूसरे दिन ट्राई कीजिएगा कि आप थोड़ा थोड़ा समय उसमें कम ही करते रहें। तो ये आपने कर लिया तो आ गए हम हमारे फाइनल स्टेप पे, और वो फाइनल स्टेप हमें कहता है कि आप तैयार है, आप रेडी हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी आप यहाँ पे पूरा एकदम स्क्रैच से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करते हुए आए हैं। आपने सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं, सीयूईटी के क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं। तो अब समय आ चुका है टाइम बाउंड मॉक पेपर्स ट्राई करने का। दैट मीन्स मेरे को 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं और वो भी 45 मिनट में सीयूईटी के अंदर। अगर मुझे ये पेपर सही टाइम पर कंप्लीट करना है, जजमेंट को इंक्लूड करके कि क्वेश्चन करना है नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग है क्या नहीं है, अगर मुझे ये पेपर टाइम पर कंप्लीट करना है तो मुझे इस पेपर की प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही टाइम खपाऊ चीज है। तो अभी तक आप 20 दिन में ऑलरेडी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, प्रैक्टिस कर करके रोज 1 घंटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। अगर आपको लगता है आपका रीडिंग सेक्शन बहुत वीक है तो आप आधा घंटा और बढ़ा दीजिए। टोटली डिपेंड करता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स कैसे चल रहे हैं, उसके बेसिस पे आप इंग्लिश को उतना टाइम दीजिए। अब जब आपने वो कर लिया है तो अब आपका टाइम आ चुका है आपके सारे प्रैक्टिस को चैलेंज करने का। 45 मिनट्स का टाइमर लगाकर शुरू कीजिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समेत आपके मॉक पेपर्स लगाना शुरू कर दीजिए। जब आप ये करेंगे तो इसके अंदर जरूर लिख लीजिएगा कि रीडिंग सेक्शन या रीडिंग के जितने भी क्वेश्चन है वो आप कितने समय के अंदर करते हैं। ये आपको एग्जाम के अंदर और आपके एग्जाम की टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी डेवलप करने में बहुत मदद करेगा। बस फिर और क्या, आई विल सी यू इन योर ड्रीम कॉलेजेस। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, जिसके अंदर हमने बात किया कि किस तरीके से आप 10-10 दिन के अंदर इन 3 स्टेप्स को डिवाइड कर सकते हैं। रोज 1 घंटा देकर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एकदम क्रैक कर सकते हैं, अपने गेम को एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और आप प्रो बन सकते हैं। 200 में से 200 का सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं और जा सकते हैं अपने मनचाहे कॉलेज में। मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और बिल्कुल तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।